लोकसभा चुनाव 2024 में अमेठी पूरे देश की हॉट सीट बन गई है क्योंकि यहां नामांकन में मात्र 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है और कांग्रेस ने अभी तक यहां अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया। हालांकि पार्टी के अंदर खाने से खबर है कि राहुल गांधी 3 मई यानी कि कल अमेठी से नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि नामांकन में गांधी परिवार के कई सदस्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद होंगे। राहुल गांधी सादगी के साथ जाएंगे नामांकन दाखिल करने। अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार से नामांकन के लिए बुधवार रात दिल्ली से अधिवक्ताओं की एक टीम रायबरेली पहुंच गई है। इसमें वरिष्ठ अधिवक्ता केसी कौशिक भी शामिल है। हालांकि रायबरेली से कौन होगा उम्मीदवार अभी कांग्रेस की ओर से यह साफ नहीं किया गया है। तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं राहुल गांधी। अमेठी लोकसभा सीट पर वो एक बार फिर से दावेदारी करेंगे, चुनाव मैदान में उतरेंगे। और ये भी खबर आ रही है कि पर्चा खरीद लिया गया है, राहुल गांधी के लिए पर्चा खरीद लिया गया है और कल वो नामांकन कर सकते हैं। उनके साथ गांधी फैमिली से कुछ लोग होंगे और कई कार्यकर्ता नेता मौजूद होंगे। सादगी के साथ जाएंगे नॉमिनेशन के लिए। लेकिन रायबरेली से कौन होगा कांग्रेस का उम्मीदवार, ये अभी तक सस्पेंस बना हुआ है, साफ नहीं हो पाया है। हालांकि अमेठी से भी अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है। लेकिन यह खबर जरूर आ रही है कि राहुल गांधी के लिए अमेठी से पर्चा खरीद लिया गया है और कल वो नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। और इस वक्त दिल्ली से हमारे सहयोगी अशरफ काजमी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। इसी खबर पर विस्तार से उनसे जानकारी लेते हैं। अशरफ, क्या खबर आ रही है? आखिर ये कौन सी रणनीति है कांग्रेस की या कोई कमी है, जैसा कि आरोप बीजेपी बार बार लगा रही है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस कंफ्यूज्ड है। वाकई कांग्रेस कंफ्यूज्ड है या कोई रणनीति है कि अमेठी और रायबरेली पर आखिर तक सस्पेंस है? मेनका देखिए कंफ्यूजन कहीं नहीं है। कांग्रेस का जो रणनीतिकार है वो बहुत पूरी तरह से साफ है। हाँ, ये जरूर है कि सस्पेंस बरकरार रखा हुआ है और सस्पेंस भी जानबूझकर ही बरकरार रखा है। कल आखिरी दिन है, ये सब जानते हैं। कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है 3 मई को। अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कहां से चुनाव लड़े? हालांकि प्रियंका गांधी के बारे में जो है स्थिति है काफी हद तक साफ है कि वो संगठन में रहेगी, चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन राहुल गांधी को लेकर सस्पेंस बरकरार है। अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, रायबरेली से लगेंगे। लेकिन सूत्र दावा यही कर रहे हैं कि वो अमेठी से स्मृति ईरानी के सामने ताल ठोकेंगे, क्योंकि 2019 में स्मृति ईरानी ने ही राहुल गांधी को अमेठी में हरार दी थी। तो उसका हो सकता है कि बदला लेने के लिए इस हार का वो फिर दोबारा ताल ठोके और अमेठी से अपना कल नामांकन दाखिल करें। हालांकि अभी तक ये सस्पेंस ही है, औपचारिक रूप से कहीं नहीं है। उम्मीद ये की जा रही है कि आज देर रात तक का कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा और साथ साथ रायबरेली में कौन उम्मीदवार होगा इसके बारे में भी स्थिति साफ हो जाएगी। वहां पर भी केएल शर्मा और आराधना मिश्रा का नाम चल रहा है। उनमें से कौन उम्मीदवार होगा रायबरेली का, ये सब सस्पेंस है। आज रात तक ये स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कल राहुल गांधी नामांकन दाखिल करेंगे और अपना जो सोनिया गांधी ने कहा था कि गांधी परिवार का रिश्ता उत्तर प्रदेश अमेठी और रायबरेली से बरकरार रहे, वो बरकरार रहेगा। राहुल गांधी लेकिन कार्यकर्ता तो परेशान दिख ही रहे हैं, कार्यकर्ताओं का सब्र टूटता जा रहा है। इस वक्त बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो देर रात तक ऐलान हो सकता है कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के नाम का अमेठी के लिए। तो रायबरेली के लिए 2 नाम इस वक्त चर्चा में है, आराधना मिश्रा, केएल शर्मा। इनमें से कौन होगा, कौन बाजी मारेगा, किसे टिकट मिलेगा, यह भी देर रात तक संभव है कि साफ हो पाए। इधर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 2 चर्चित सीटों कैसरगंज और रायबरेली पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पार्टी की ओर से कैसरगंज के मौजूदा सांसद बृजभूषण सिंह का टिकट काटा गया, उनके छोटे बेटे करण सिंह को टिकट दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाली रायबरेली सीट से योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। 2019 में भी इन्होंने चुनाव लड़ा था। यहां पर कैंडिडेट थे, सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव मैदान में थे और तब ये हार गए थे सोनिया गांधी से। इस बार फिर पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक रायबरेली से किसी भी नाम का ऐलान नहीं किया। सोनिया गांधी के राज्यसभा चले जाने के बाद प्रियंका के नाम की अटकलें तेज जरूर रही, लेकिन अब साफ होता दिख रहा है कि प्रियंका चुनाव नहीं लड़ेंगी। चुनावी राजनीति में फिलहाल प्रियंका नहीं आने वाली है। अभी तक कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है अमेठी और रायबरेली को लेकर कांग्रेस की ओर से।
न्यूज 18 से बातचीत में रायबरेली लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने दावा किया कि गांधी परिवार से चाहे कोई भी आ जाए, इस बार रायबरेली में कमल ही खिलेगा। आइए हम जानते हैं उनसे कि क्या कैसा महसूस। तैयारी करने दो। आपको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, क्या लगता है? मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, देश के यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इस छोटे से कार्यकर्ता पर भरोसा किया है और जो भरोसा किया है दिनेश सिंह अपने को मिटा करके उनके भरोसे को कायम रखने का हर संभव प्रयास करेगा। सामने अगर प्रियंका गांधी रहेंगी तो किस तरीके की चुनौती देखते हैं? देखिए, मैं प्रियंका गांधी को मैंने और रायबरेली वासियों ने बड़े करीब से देखा है। प्रियंका गांधी निसंदेह मैं कह सकता हूं अपरिपक्व राजनीतिक व्यक्तित्व हैं, संस्कारहीन राजनीतिक व्यक्तित्व हैं, भारतीय संस्कार संस्कृति रहित हैं। इसलिए रायबरेली में इस बार कमल खिलेगा। प्रियंका हमें चाहे राहुल हारेंगे इस बार। वहीं कैसरगंज से बीजेपी उम्मीदवार करण सिंह कल नामांकन दाखिल करेंगे। करण सिंह डबल ट्रैप शूटिंग के नेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं। अभी वो उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं और पहली बार कोई चुनाव लड़ रहे हैं। तो करण सिंह कौन है आपको बता दें, ब्रिजभूषण के छोटे बेटे हैं करण सिंह। यूपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। ऑस्ट्रेलिया से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई उन्होंने पूरी की है। बीजेपी ने परिवार में ही टिकट दिया, ब्रिजभूषण का टिकट काटा तो उनके छोटे बेटे को उम्मीदवार बनाया है। ब्रिजभूषण शरण सिंह कैसरगंज के मौजूदा सांसद हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह का बड़ा बेटा गोंडा सदर से विधायक है और छोटे बेटे को अब कैसरगंज से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार बनाया गया है, टिकट मिला है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ब्रिजभूषण शरण के परिवार में ही ये टिकट गया है। ब्रिजभूषण का टिकट इसलिए कटा क्योंकि उनके साथ महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए, वो मामला चल रहा है। भाजपा के इस डिसीजन का बहुत स्वागत करता हूँ और बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और कैसरगंज की भी जनता को मैं धन्यवाद करता हूँ। अब आगे देखते हैं। अब मैदान में है आप, अब आपसे पॉलिटिकल सवाल पूछा जाएगा। हाँ, अधिकारी घोषणा हो चुकी है, मैदान में हूँ। ये भाजपा ने हमें उम्मीदवार बनाया, मौका दिया, मैं इसका बहुत बहुत आभार हूँ। आपको भाजपा ने एक बड़ा मौका दिया है, क्या कहना चाहेंगे? आपको भाजपा ने एक बड़ा मौका दिया, क्या कहना चाहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और कैसरगंज की सभी जनता को, सभी पिता जय श्री राम। ठीक है भैया। नामांकन आप कब करेंगे? नामांकन हम कल करेंगे। जय श्री राम। पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है और पार्टी को धन्यवाद है। नामांकन कब हो रहा है? कल कितने बजे नामांकन? 9 बजे यहाँ से निकलेंगे और 11 कुछ पर साइट है, श्री रघुकुल विद्यापीठ में हम लोग इकट्ठा होंगे। कैसरगंज के बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण अयोध्या पहुंचे। आज उनके नॉमिनेशन का ऐलान होने के बाद हनुमानगढ़ी के दर्शन कर रहे हैं। संतों ने करण का स्वागत किया, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे, करण के कई समर्थक भी मौजूद थे, उन्होंने भी स्वागत किया। हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना के बाद बाहर निकले, मीडिया से बात की, अपनी जीत का दावा किया, साथ ही ये भी बताया कि कल वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाएंगे। हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास से आशीर्वाद लिया उन्होंने। ये करण सिंह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आज उनकी उम्मीदवारी के ऐलान के बाद अयोध्या पहुंचकर उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए हैं। रामनगरी पहुंचे करण भूषण।
ब्रजभूषण का टिकट भले ही बीजेपी ने काट दिया, लेकिन बेटे को ही टिकट देने पर कांग्रेस ने वार किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी ने ब्रजभूषण के बेटे को टिकट दिया। बीजेपी में नैतिकता बची ही नहीं है। बीजेपी को सत्ता में बने रहने की चाह है, चाहे इन्हें किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। तो जयराम रमेश, जिन्होंने कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर हमला साधा है, उनका कहना है कि सत्ता में बने रहने के लिए नैतिकता बीजेपी ने त्याग दी है। इसी बीच लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। बैठक में तीसरे, चौथे और पांचवें चरण के चुनाव के लिए मंथन होगा। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के साथ ही जिलों के पदाधिकारी और क्लस्टर इंचार्ज भी मौजूद हैं। बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है इस वक्त लखनऊ बीजेपी दफ्तर में। आने वाले चरणों में जिन सीटों पर लोकसभा चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, उसे लेकर रणनीति बनाई जाएगी। समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया और इस रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी थी। सीएम योगी ने रोड शो के जरिए विपक्ष पर ताबड़तोड़ प्रहार किए और पार्टी के पक्ष में वोट की अपील की। 7 मई को मैनपुरी में मतदान होना है, लिहाजा सीएम योगी फुल फॉर्म में दिखे। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर कई बड़े आरोप लगाए। गांव गया था, श्रद्धांजलि देने के लिए गया था, प्रधानमंत्री जी ने अपनी संवेदना व्यक्त की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी किस तरीके से लोकनायकों को अपमानित करने का कार्य करती है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए जो समाजवादी पार्टी बाबूजी कल्याण सिंह जी का अपमान करती हो, जो समाजवादी पार्टी आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती हो, जो समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के हकों पर ठिकाने डालने का कार्य करती हो, ऐसे परिवारवादी समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की सजा दी जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पर भी हमलावर दिखे सीएम योगी आदित्यनाथ। राम शिव वाले बयान को लेकर सीएम योगी ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर तीखा हमला किया। सीएम ने कहा कि ये सभी सनातन आस्था का मजाक बनाते हैं, आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, जवाब जनता देगी। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने स्वयं शिव की उपासना की और रामचरितमानस में अगर आप जाएंगे तो इस बात को देखेंगे कि भगवान शिव ने भी राम की उपासना की। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रभु राम कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने हो नहीं पावा। यानी अगर कोई भगवान शिव का द्रोही है और वह मेरा दास, मेरा भक्त कहलाने का दंभ पाल रहा है, तो मैं सपने में भी उसे नहीं प्राप्त हो सकता। ऐसे ही भगवान शिव भी कहते हैं। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की वास्तविकता सामने आ रही है। भारत की सनातन परंपरा को अपमानित करना, उसको लांछित करना, भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करना, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति है। और कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा यही बात जो उनको कांग्रेसी संस्कार में प्राप्त हुआ है, वही बात वो अपने भाषणों में कर रहे हैं। भगवान शिव और भगवान राम को आपस में लड़ाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। उनका ये वक्तव्य
अत्यंत ही निंदनीय है। इधर मैनपुरी में अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव अपनी मां डिंपल के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। वो लगातार लोगों के बीच जा रही हैं, उनसे मिलकर अपनी मां के लिए वोट की अपील कर रही हैं। अदिति यादव कई गांव में प्रचार कर चुकी हैं। गांव में अदिति को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी जुट रही है। पिछले 1 महीने में कई बार डिंपल के साथ अदिति ने मंच साझा किया। अब लगातार अपनी मां के साथ कैंपेन कर रही हैं। सुंदर सुशील सन मिली है नंदा। न्यूज 18 पर इंटरव्यू के दौरान अमित शाह ने कहा कि यूपी में 5 से 7 सीट इस बार ज्यादा आने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा किया। उनका कहना है कि इस बार 5 से 7 सीट यूपी में बीजेपी ज्यादा हासिल करने वाली है। उन्होंने कहा कि 80 में 80 सीट्स भी बीजेपी जीत सकती है। तो बड़ा दावा गृह मंत्री अमित शाह का उत्तर प्रदेश को लेकर 80 में 80 का नारा पहले ही बीजेपी दे रही है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जब पूछा गया कि पार्टी का आकलन क्या है, जिस तरह के उम्मीदवार हैं, जिस तरह की लड़ाई है और मौजूदा माहौल है, तो क्या लग रहा है कि 80 में 80 का नारा पूरा होगा यूपी में, जिसके जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 5 से 7 सीट 2019 के मुकाबले इस बार हम ज्यादा जीत रहे हैं। ये दावे के साथ कह सकता हूं 80 में 80 सीट भी जीत जाएं तो ये बड़ी बात नहीं है। 41 सीटें थी आपकी पिछली बार गठबंधन की, इस बार आप नतीजे आने दीजिए, आप चौंक जाएंगे, वहीं से 400 होता है। तो महाराष्ट्र से आपको पूरी उम्मीद है कि 41 से पक्का हम देखिए आंकड़ा 41 का 40 हो जाए या 42 हो जाए, कमोबेश यही परिणाम रहेगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक हम 100% रिपीट करेंगे। उत्तर प्रदेश हम 5 से 7 सीट की बढ़ोतरी करेंगे। ओडिशा हम 16 के आसपास जा सकते हैं। और इस इंटरव्यू के दौरान जब सवाल किया गया कि 400 पार कैसे होगा साकार ये सपना, तो यूपी में जीत को लेकर अमित शाह का क्या बड़ा दावा है, जातीय जनगणना पर क्या कहा गृह मंत्री अमित शाह ने, कांग्रेस के मैनिफेस्टो और राहुल प्रियंका के यूपी से लड़ने न लड़ने को लेकर क्या कहा उन्होंने, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे। थी आपकी पिछली बार गठबंधन की, इस बार आप नतीजे आने दीजिए, आप चौंक जाएंगे, वहीं से 400 होता है। तो महाराष्ट्र से आपको पूरी उम्मीद है कि 41 से पक्का हम देखिए आंकड़ा 41 का 40 हो जाए या 42 हो जाए, कमोबेश यही परिणाम रहेगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक हम 100% रिपीट करेंगे। उत्तर प्रदेश हम 5 से 7 सीट की बढ़ोतरी करेंगे। ओडिशा हम 16 के आसपास जा सकते हैं। और 400 पार कैसे होगा साकार, यूपी में जीत को लेकर अमित शाह का क्या है बड़ा दावा, जातीय जनगणना पर क्या कहा गृह मंत्री अमित शाह ने, कांग्रेस के मैनिफेस्टो और राहुल प्रियंका के यूपी से लड़ने न लड़ने के कंफ्यूजन पर उन्होंने क्या कहा। साबरमती रिवर फ्रंट से पहली बार न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ गृह मंत्री अमित शाह का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए आज रात 9 बजे। चार 400 पार का आपका नारा है, तो क्या गाड़ी पटरी पे है? आप परिणाम के दिन देख लेना, 12:30 बजे के पहले एनडीए 400 पार कर जाएगी। या तो राहुल गांधी ने स्पष्ट करना चाहिए, जीतते हैं तो नए कपड़े पहनकर शपथ ले लेते हैं, हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन हमारा संकल्प पत्र का मुद्दा है, उसको जमीन पर उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारी लोकतांत्रिक पद्धति और हमारा चुनाव दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, सबसे ज्यादा विश्वसनीय है।